तो मैं हूं आपका तकनीकी भैया और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनालिसिस मॉडलिंग। एनालिसिस मॉडलिंग जो होती है वो किसी भी यूजर्स के रिक्वायरमेंट्स को, किसी भी सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट्स को, उसके प्रोसेस को एनालाइज करने में और अंडरस्टैंड करने में मदद करती है। एनालिसिस मॉडलिंग जो होती है वो हमारे यूजर्स के डिजायर्ड सिस्टम को, बिहेवियर ऑफ सिस्टम को एक प्लेस में ट्रांसफॉर्म करती है, एक मॉडल में ट्रांसफॉर्म करती है। इसे हम तीन तरीके से मेनली बना सकते हैं। पहला इंफॉर्मेशन डोमेन, दूसरा फंक्शनल डोमेन और तीसरा है बिहेवियरल डोमेन। एनालिसिस मॉडल जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के द्वारा डिजाइन किया जाता है ताकि हम हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, हमारी जो डायग्रामेटिकली अप्रोच है, उसे आसानी से पा सकें। एनालिसिस मॉडलिंग के प्रिंसिपल्स को देखते हैं। एनालिसिस मॉडल के प्रिंसिपल जो होते हैं, पहला होता है रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन डोमेन। कोई भी मॉडल जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। सिस्टम के फ्रंट एंड बैक एंड, कैसे उस सिस्टम में फ्लो ऑफ डेटा है, यूजर इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस, कैसे डेटा स्टोर हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है और ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, वो डिफेक्ट करना चाहिए। सॉफ्टवेयर के फंक्शंस को रिप्रेजेंट करना चाहिए। सॉफ्टवेयर फंक्शंस जो है वो डेटा फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो एक प्रोवाइड करता है सपोर्ट जिसकी मुताबिक फीचर्स जो है, यूजर जो है वो अच्छे से विजिबल हो सके और एंड यूजर्स को समझ आ सके। सॉफ्टवेयर की बिहेवियर रिप्रेजेंट करना चाहिए। सॉफ्टवेयर कैसे इंटरेक्ट कर रहा है किसी भी इन्वायरमेंट में, इनपुट कैसे आ रहे हैं, कंट्रोल कैसे हो रहा है डेटा, मॉनिटर कैसे हो रहा है, किसी भी सॉफ्टवेयर को नेटवर्क कैसे कनेक्ट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट करना चाहिए। जितने भी तीन रिप्रेजेंटेशंस की हमने बात की उनके बीच एक पार्टीशंस होना चाहिए। सारी जो फंक्शनैलिटी है, सारे जो प्रॉब्लम्स है वो यूनिकली डिफाइन होने चाहिए। मूव फ्रॉम एसेंस टूवर्ड इम्प्लीमेंटेशन। एनालिसिस मॉडल सिर्फ यूजर्स पर्सपेक्टिव को ही नहीं, पूरे एक प्रॉब्लम के एसेंस को, पूरे एक सॉल्यूशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की मदद करना चाहिए और कैसे उस चीज को वो हेल्प कर सकता है डेवलपर्स और यूजर्स को समझने में, वो भी उसमें दिखना चाहिए। एनालिसिस मॉडल्स के कुछ रूल्स होते हैं कि वो कैसा बनना चाहिए, कैसा होना चाहिए। मॉडल जो है वो रिक्वायरमेंट्स पे, बिजनेस डोमेन के हिसाब से पूरा फोकस्ड होना चाहिए। सारे रिक्वायरमेंट, सारी जो इंसाइट्स है वो उस पर डिपिक्ट होनी चाहिए। सारी जो भी उसमें टाइम लग रहा है, उसका जो डिज़ाइन है वो पूरा प्रोसेसेबल होना चाहिए। एश्योरेंस होनी चाहिए किसी भी स्टॉक होल्डर्स को, किसी भी क्लाइंट्स को, कि वो मॉडल कैसा बन सकता है, कैसा हमारा प्रोजेक्ट हो सकता है। मॉडल जो है वो सिंपल से सिंपल होना चाहिए ताकि कोई भी है वो उसे आसानी से समझ सके, ताकि वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, किसी भी बैकग्राउंड से वो उस मॉडल को आसानी से समझ सके। अब आते हैं इसकी अप्रोच पे। पहला अप्रोच होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में हम हमारा आर्किटेक्चर ऑफ डेटा, हमारे सिस्टम का डेटा जो है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, कैसे स्टोर होता है, कैसी चीजें चलती हैं, वो हम डिपिक्ट करवाते हैं। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के तीन अप्रोच है। पहला है फंक्शनल, दूसरा डेटा मॉडलिंग, तीसरा है बिहेवियरल मॉडलिंग अप्रोच। फंक्शनल मॉडल में हम हमारी सॉफ्टवेयर को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। इस चीज को पाने के लिए हम तीन टास्क कर सकते हैं। पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा आउटपुट। ये तीनों चीजें मिलकर हमारे मॉडल्स को और अच्छा बनाती हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं वो प्रॉब्लम स्पेसिफिक टास्क पे एम्फोसाइज करते हैं। कोई भी जो सिंगल रेफरेंस लेवल मॉडल है, कोई भी एक इटरेशन फ्लो है, जो भी उस चीज में फंक्शनैलिटी चल रही है वो फुली रिप्रेजेंट करती है। इसको पाने का तरीका है डेटा फ्लो डायग्राम्स। डेटा फ्लो डायग्राम जो है वो रिप्रेजेंटेशन है किसी भी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का, किसी भी प्रोसेस ऑफ सिस्टम का। ये एक मिरर इमेज होती है किसी भी होल सिस्टम की, किसी भी एक डेटा फ्लो डायग्राम्स की, जो मदद करता है हमारे इंजीनियर्स को, हमारे यूजर्स को, हमारे डेटा फ्लो के एक सिस्टम को समझने में। डेटा फ्लो डायग्राम को क्रिएट करना एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट पे, ताकि जो सिस्टम एनालिस्ट और बाकी लोगों के, डेवलपर्स या यूजर्स के बीच की जो एक कनेक्शन है वो अच्छे से कम्युनिकेट हो सके, एक अच्छा गोल को हम पा सकें। डीएफडी का एडवांटेजेस होते हैं कि ये जो हमारी फंक्शनिंग है, हमारी जो लिमिट्स है सिस्टम की, वो समझने में मदद करता है। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है जिससे कि यूजर्स या डेवलपर्स को अच्छे से समझ आ सके।
हमारा जो सिस्टम कंपोनेंट्स है वो अच्छे से डिपिक्ट कर सके, हमारी डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स को समझने में मदद कर सके, हमारी बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पर्सन जो है वो इसको अच्छे से समझ सके। डिसएडवांटेजेस है, कई बार कॉम्प्लेक्सिटी होने की वजह से हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, हमारे प्रोग्रामर्स हैं, वो इस चीज़ को समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। उसके अलावा कई बार लॉन्ग टाइम ले सकता है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होने से हमारी कॉस्ट भी बढ़ सकती है। 4 मेजर एलिमेंट्स है, पहला प्रोसेस, दूसरा है एंटिटीज, तीसरा डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, चौथा डेटा कैसे फ्लो हो रहा है। सिंबल्स की बात करते हैं, कोई भी डायग्राम्स में कोई डायरेक्ट वो बनता नहीं, उसमें अलग अलग सिंबल्स बनाए जाते हैं ताकि वो आसानी से बन सके। प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सिंबल सर्कल लिया है, एंटिटी को रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेटा स्टोर्स को एक प्रॉपर बॉक्स टाइप में स्टोर हो रही है, डेटा फ्लो जो है वो एरो फंक्शन से स्टोर हो रहे हैं। अलग अलग लेवल्स में डीएफडी को बनाया जाता है ताकि एक ट्रांसपेरेंसी, एक मल्टी लेवल फंक्शनलिटी को डिफाइन किया जा सके। जीरोथ लेवल में हम हमारे एंटायर सिस्टम को एक एज ए सिंगल बबल रिप्रेजेंट करते हैं। पहले लेवल में हम मेन फंक्शंस को एम्फसाइज करते हैं। सेकंड लेवल पे जो प्रोसेसेस विद इन फंक्शन चल रही हैं उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड लेवल पे हर प्रोसेस का एक डेटा फ्लो कैसा है, डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन चारों लेवल की मदद से हमारे पूरे एक होल सिस्टम से लेके एक छोटे से छोटे प्रोसेस को हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। कुछ गाइडलाइंस, कुछ टिप्स एक डीएफडी को बनाने के लिए। हर प्रोसेस जो है वो एक इनलेट और एक आउटगोइंग डेटा फ्लो उसमें होना ही चाहिए। हर प्रोसेस में एक सिंबल जो होना चाहिए जो कि प्रोसेस डेटा स्टोर एंटिटीज को रिप्रेजेंट कर सके। हर डेटा स्टोर में एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग डेटा फ्लो होना ही चाहिए। हर एंटिटीज जो है वो किसी प्रोसेस से कनेक्टेड होनी चाहिए बाया डेटा फ्लो। डेटा फ्लो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने चाहिए। डेटा जो स्टोर है वो एक एक्सटर्नल एंटिटीज से कनेक्टेड होना चाहिए। लेबल जो है वो वर्ब, फ्रेसेस या नाउन्स या यूनिक होनी चाहिए। डेटा फ्लो जो है वो दो एक्सटर्नल एंटिटीज के बीच में तब तक नहीं चल सकती जब तक उसमें एक प्रोसेस फ्लो नहीं है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसा कि इसमें दिख रहा है कि एक कटलरी सिस्टम का डेटा फ्लो डायग्राम है जिसमें कि स्कूल्स का डेटा जो है वो इजीली से डिपिक्ट हो रहा है, कैसे स्टोर किया जा रहा है डेटा, कैसे स्टूडेंट पेमेंट्स कर रहे हैं, एक्सपेंसेस के उन्हें नोटिफिकेशन, वेंडर्स उनसे कैसे कनेक्टेड है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एडमिन कैसे कनेक्टेड है, इस डेटा फ्लो डायग्राम में अच्छे से डिपिक्ट हो रहा है। अगला आता है डेटा मॉडलिंग अप्रोच। डेटा मॉडलिंग अप्रोच जो है वो हमारे सिस्टम के डेटा एलिमेंट्स यानी कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है मेनली उस पर एम्फसाइज करता है। डेटा मॉडल जो है हमें एक ब्लूप्रिंट देता है किसी भी न्यू डेटाबेस, किसी भी एक लीगली एप्लीकेशन को बनाने में। डेटा मॉडलिंग जो है हमें हेल्प करता है हमारे डेटा को इफेक्टिवली बिजनेस नीड के हिसाब से मेंटेन करने में, हमारी डेटा एंटिटीज, उनके एट्रीब्यूट्स, उनके रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में। इसको पाने के लिए हमें मदद करता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इस यूनिट में हम अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग डायग्राम के ऊपर मेन फोकस कर रहे हैं जो कि हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हमारी एसडीएलसी साइकिल, हमारी डेवलपमेंट साइकिल प्रोग्राम में हमें मदद करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को अच्छे से अच्छा बनाने में। अब पढ़ते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये मॉडल जो है रियल वर्ल्ड एंटिटीज रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेबल है। यहाँ पर हम एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एंटिटीज क्या होती हैं? एंटिटी जो है एक रियल वर्ल्ड थिंग है जो कि किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, जो भी चीज़ है एक तरीके से नाउन की तरह वो रिप्रेजेंट होता है। एट्रीब्यूट्स किसी भी एंटिटीज की जो प्रॉपर्टीज है रियल वर्ल्ड, वो उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट एंटिटी है, वो एक एंटिटी की तरह रिप्रेजेंटेबल है। स्टूडेंट का नाम हो सकता है, उसकी आईडी हो सकती है, वो उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब आते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप वो होते हैं जो कि किसी एट्रीब्यूट्स को, किसी एंटिटीज को कनेक्ट करते हैं। अलग अलग एंटिटीज कैसे एक साथ डिपिक्ट, एक साथ कैसे काम करती है, वो रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो किसी स्कूल से कनेक्टेड है, वो किस सब्जेक्ट को पढ़ता है, किस टीचर से वो पढ़ता है, ये चीज़ें रिलेशनशिप हमें बताती हैं। ये बात हुई एंटिटी रिलेशनशिप्स की और एट्रीब्यूट्स की।
अब देखते हैं हम एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टीचर है, उसकी अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, आईडी। एक डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट एंटिटी है जिसमें कि उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम। जहाँ पर एक रिलेशनशिप डिफाइंड है, वर्क्स फॉर। यहाँ पर जो टीचर है एक डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है। ये जो टीचर है वो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के लिए काम करेगा। कई सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं जिसमें कई सारी टीचर्स काम करती हैं। ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने में हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो है वो मददगार होता है। फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला, बड़ा ही अच्छा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि बहुत ही बेटर अंडरस्टैंडिंग में काम आता है। ईआर डायग्राम जो है एक विजुअल टूल की तरह काम करता है, डेटाबेस डिजाइनिंग में हेल्प करता है। बहुत ही सिंपल है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल है, इजी कन्वर्जेशन है, किसी भी मॉडल में किसी भी लैंग्वेज से किसी भी तरीके से उसे हम समझ सकते हैं। डिसएडवांटेज, कोई एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता। कोई भी जो डेवलपर है वो किसी भी हिसाब से डायग्राम बना सकता है। हिडन इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। कोई भी डेटा स्टोर हो सकता है, कोई भी डेटा लॉस्ट हो सकता है जिसमें कि हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन में मदद नहीं मिलती। एक इंटीग्रिटी सिक्योरिटी ऑफ डेटा नहीं मिलती। पर्पस, हमारा जो डेटाबेस एनालिस्ट है वो बड़ी ही आसानी से हमारे डेटाबेस को समझ सकता है। हमारी जो डेवलपर्स है उन्हें इस चीज को समझने में, रिप्रेजेंट करने में बड़ी ही मदद मिलती है। ईआरडी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन टूल की भी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो हमारे लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस जो है उसे यूजर्स को कनेक्ट करने में मदद करता है। अब बात कार्डिनैलिटीज की। कार्डिनैलिटी जो है वो नंबर ऑफ एंटिटीज इन वन एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करता है। एंटिटी सेट क्या होता है? कोई भी एंटिटी सेट में कई सारी एंटिटीज है जो है वो कलेक्ट या फिर स्टोर एक तरीके से उसमें रिसाइड करती है। अब समझते हैं टाइप ऑफ कार्डिनैलिटीज। वन टू वन, मान लीजिए कि एक एंटिटी सेट है ए और एक एंटिटी सेट जो ए है वो अलग अलग एंटिटी सेट से कनेक्ट हो सकता है। यहाँ पर हम जो है एक एंटिटी स्टूडेंट को किसी एक स्टूडेंट आईडी से ही कनेक्ट कर सकते हैं। ये होती है वन टू वन रिलेशनशिप या वन टू वन कार्डिनैलिटी। इसे हम इस तरीके से वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। वन टू मैनी, यहाँ पर एक सिंगल इंस्टेंस जो है एंटिटी का वो एक से ज्यादा इंस्टेंस ऑफ एंटिटी से कनेक्टेड होता है। जैसे कि एक क्लाइंट जो है वो अलग अलग ऑर्डर को प्लेस कर सकता है। एक कस्टमर जो है अलग अलग ऑर्डर्स को प्लेस करता है, वो इस वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट हो सकता है। मैनी टू वन, बहुत सारी जो एंटिटीज हैं वो एक प्रॉपर एंटिटी से कनेक्टेड हो सकती हैं। जैसे कई सारे स्टूडेंट एक कॉलेजेस में जाते हैं, कई सारी टीचर्स एक डिपार्टमेंट में रहती हैं। ये मैनी टू वन का एग्जाम्पल है। मैनी टू मैनी, कई सारी एंटिटीज जो है वो बहुत सारी एंटिटीज के साथ एक दूसरे से अलग अलग फंक्शनैलिटी के हिसाब से कनेक्टेड हो सकती है। जैसे कि एक प्रोजेक्ट जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट को असाइन हो सकता है। एक स्टूडेंट जो है वो कई सारे प्रोजेक्ट में काम कर सकता है। एक स्टूडेंट जो है उसके कई सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। कई सारे सब्जेक्ट्स कई सारे टीचर्स के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। कई सारे टीचर्स कई सारे डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। ये होता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप या कार्डिनैलिटी। ये बात हुई हमारी ईआर मॉडल डेटा मॉडलिंग अप्रोच की। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहेवियरल मॉडलिंग अप्रोच, जिसमें कि जो डेटा है वो किसी भी एक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी ओवरऑल सिस्टम जो है उसकी बिहेवियरल अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है। तब तक के लिए धन्यवाद।